हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंस्पायर साइंस क्लास के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आइए शुरू करते हैं अपने इस चैप्टर को। और ये जो चैप्टर है, ये जो पार्ट है, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि हमने इस पार्ट से एनसीईआरटी की हर लाइन से प्रश्न को बनाया है। और ये जो आपके 25 क्वेश्चंस हैं, ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। क्लास 10th या फिर अन्य किसी एग्ज़ाम में जहाँ पर भी ऊर्जा के स्रोत नाम से कोई टॉपिक होता है, तो वहाँ से ऐसे प्रश्न बहुत पूछते हैं। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्नों की इस श्रृंखला को। तो देखिए, आपके सामने जो पहला प्रश्न है, ये कहता है कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, कह रहा क्या धूप वाले दिन, बादलों वाले दिन, गर्म दिन या फिर पवनों वाले दिन। तो देखिए, सौर जल अगर हम ऊष्मक की बात करें या सौर जल तापक की बात करें, तो ये तभी कार्य करेगा जब सूरज की किरणें इस पर पहुँचें। ठीक है। और यदि बादलों का मौसम है या बादल है, तो बताइए क्या प्रकाश किरणें पहुँच पाएंगी इस तक? कभी नहीं पहुँच पाएंगी। इसका मतलब बादलों वाले दिन इसका उपयोग हम नहीं कर सकते हैं। बाकी धूप वाले दिन तो बिल्कुल कर ही सकते हैं। गर्म दिन का मतलब धूप होगी तभी गर्म दिन होगा, और पवनों वाले दिन से कोई मतलब नहीं है। आइए बढ़ते हैं अगले क्रम पे। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा ये करेक्ट होगा, बाकी ये सब गलत हो जाएंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। तो देखिए, जैव मात्रा की जब भी बात करें तो आप इसमें दिमाग लगाइए कि किसी जीव की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? एक ऐसी एनर्जी होगी जो किसी जीव से मिली होगी, कि जीव से बनी होगी। तो देखिए, अगर लकड़ी की बात करें तो पेड़ पौधों से मिली है, और पेड़ पौधे कैसे होते हैं? जीवित होते हैं। अगर हम गोबर गैस की बात करें तो ये गोबर से प्राप्त हुआ है, और गोबर किसी जानवर से मिलेगा, और जानवर कैसा है? जीवित है। अगर हम कोयले की बात करें तो कोयला मिलता है किससे? जीवाश्म से। यानी जीवाश्म कैसे मिलते हैं? जीवाश्म मिलते हैं जंतुओं से या फिर पौधों से। तो ये भी कैसा हो गया? ये भी हमारा जीवित हो गया। लेकिन आपका जो नाभिकीय ऊर्जा है, ये एक जो है कैसी है? ये आपकी जो है ना, जो है आपकी जैव मात्रा यानी जैव ऊर्जा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल करेक्ट होगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्रम पे। कह रहा कि जितने ऊर्जा स्रोत हम उपयोग में लाते हैं, उनमें से अधिकांश सौर ऊर्जा निरूपित करते हैं। ठीक है, को निरूपित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत अंततः सौर ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं है? कह रहा कि सूर्य से जो ऊर्जा के स्रोत हैं या फिर उनसे व्युत्पन्न है, तो उनमें से कह रहा क्या इनमें से कौन सा सूरज की ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं है? कह रहा क्या भूतापीय ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, या जीवाश्म ईंधन है, या फिर जैव मात्रा है? तो देखिए, अगर हम भूतापीय ऊर्जा की बात करें तो आप जानते हैं कि पृथ्वी किसका टुकड़ा है? सूरज का टुकड़ा है। तो एक तरीके से देखा जाए तो भूतापीय ऊर्जा में आपका ये सम्मिलित है सूरज। ठीक है। उसके बाद हम बात करें किसकी? जीवाश्म ईंधन की बात करें तो आप जानते हैं जीवाश्म किससे बनता है? पेड़ पौधों से, यानी पौधों से बनता है, और जानवरों से बनता है। और चाहे जानवर हों और चाहे आपके पेड़ पौधे हों, ये सब किस पे डिपेंड है? ये सब सूरज पे डिपेंड है, सूर्य पे डिपेंड है। जैव मात्रा की बात करें तो ये भी आपका पेड़ पौधों से ही प्राप्त होता है। इसका मतलब यहाँ पे जो पवन ऊर्जा है, ये हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी कि जो हवा है, हवा का सूर्य से कोई भी उत्पन्न नहीं है, मतलब सूर्य से हवा आपकी उत्पन्न नहीं होती है। ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ बिल्कुल करेक्ट होगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्रम पे। कह रहा कि जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? कह रहा कि ऐसी कौन सी ऊर्जा है जो कि आपकी जो है जीव द्रव्यमान से, यानी कि जीवाश्म से नहीं प्राप्त है? जीवाश्म से इसमें से कौन सी नहीं प्राप्त है? तो कौन सा है? कह रहा पेट्रोलियम, कह रहा कि गोबर गैस, कह रहा कि नाभिकीय ऊर्जा, कह रहा कि कोयला। तो देखिए, पेट्रोलियम भी आपका प्राप्त होता है जीवाश्म से। गोबर गैस आप जैव मात्रा का एक एग्जाम्पल है, आप समझते हैं। कोयला भी आप जीवाश्म से प्राप्त करते हैं। लेकिन लेकिन यहाँ पे जो आपके पास में नाभिकीय ऊर्जा है, ये जो है ये प्राप्त होती है कैसे? ये नाभिकीय ऊर्जा एक अलग प्रकार की ऊर्जा है, जो कि आपके जीव द्रव्यमान से कोई इसका मतलब नहीं होता है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट होगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्रम पे। कह रहा कि पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? जो पवन चक्की होती है उसकी बात हो रही है, पवन चक्की की बात हो रही है। वो आप जानते हैं पवन चक्की कैसे कार्य करती है। पवन चक्की पहाड़ी क्षेत्रों में
पवन चक्कियाँ लगाई जाती हैं, पवन चक्की के प्लांट होते हैं और उनसे बहुत ही अधिक मात्रा में क्या बनती है, विद्युत बनाई जाती है। इस विद्युत के निर्माण के लिए जो पवन चक्कियाँ होती हैं, इनमें लगे होते हैं क्या, पर लगे होते हैं और ये घूमते हैं। इन परों को घूमने के लिए हवा की चाल कम से कम कह रहा है क्या 15 होनी चाहिए, यानी 15 किलोमीटर पर आवर, 150 किलोमीटर पर आवर, या फिर इतना। तो देखिए हवा की चाल कम से कम 15 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए। एनसीईआरटी का डेटा है, याद रखिएगा इसको। आइए बढ़ते हैं अगले क्रम पे। प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत कह रहा क्या, कोयला है, सूर्य है, पानी है या फिर लकड़ी है। तो देखिए यहाँ पे जो आपका सूर्य है ये आपका सबसे प्रमुख स्रोत होता है, किसका, ये स्रोत होता है सबसे ज़्यादा ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। आइए बढ़ते हैं अगले क्रम पे। देखिए कह रहा कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के हेतु आवश्यक है, क्या आवश्यक है, कह रहा कि हीलियम है, क्रोमियम है, यूरेनियम है या फिर एल्युमिनियम है। तो देखिए यहाँ पे आप जानते हैं कि जितने भी रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं, कौन से, रेडियो एक्टिव पदार्थ कौन से होते हैं, रेडियो एक्टिव पदार्थ, ये भी आपको पता होगा। परमाणु क्रमांक जिनका 83 से ज़्यादा हो, परमाणु क्रमांक कितना हो, 83 से अधिक हो, वे सभी रेडियो एक्टिव कहलाते हैं। तो हीलियम और क्रोमियम आप जानते हैं कि हीलियम का कितना होता है, हीलियम का 2 होता है, क्रोमियम का 24 होता है अगर आपको याद हो तो, एल्युमिनियम का 13 होता है, यूरेनियम का कितना होता है, 92 होता है। वो आप लिखते भी हैं, कितना लिखते हैं, 92 यूरेनियम 235। ये जो 92 यूरेनियम 235 है, ये एक जो है रेडियो एक्टिव पदार्थ है और नाभिकीय ईंधन के रूप में इसका प्रयोग होता है। कैसे होता है, नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग होता है और इसीलिए नाभिकीय ऊर्जा को प्राप्त करने में इसकी आवश्यकता होती है। आइए बढ़ते हैं अगले क्रम पे। कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है या उदाहरण है। कह रहा कि पवन चक्की, जल पंप, विद्युत जनित्र या बायोगैस, बायोमास। ठीक है, नवीकरणीय का मतलब क्या, नवीकरणीय का मतलब कि जिसको हम दोबारा उसको हम जनरेट कर पाएँ। तो देखिए कह रहा पवन चक्की, जल पंप, विद्युत जनित्र, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत इसमें से कौन सा है। तो एक्चुअली इसमें जो है पवन चक्की भी आपका नवीकरणीय में हो जाएगा, बायोमास भी आपका नवीकरणीय में हो सकता है। इसमें कौन सा नहीं है, इसमें ये होना चाहिए कौन सा उदाहरण नहीं है, ये होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल करेक्ट होगा जब यहाँ पे हम क्या कर दें, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्रम पे। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा देश पवनों का देश कहा जाता है। कह रहा यूएसए है, भारत है, जापान है, डेनमार्क है। तो डेनमार्क सभी लोग याद रखिएगा, डेनमार्क एनसीईआरटी का डेटा है, एग्जाम में बहुत पूछता है इसको। आइए बढ़ते हैं अगले क्रम पे। कह रहे नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। कह रहे राजस्थान में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में या फिर गुजरात में। तो देखिए नरौरा उत्तर प्रदेश में है, बिल्कुल आप याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। कहाँ पर है ये, उत्तर प्रदेश में है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। कह रहा निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जा सकता या नहीं किया जाता है। कह रहा सीएनजी है, एलपीजी है, बायोगैस है, कोयला। तो देखिए एलपीजी का प्रयोग करते हैं, बायोगैस का भी प्रयोग किया जाता है, कोयले का प्रयोग भी करते हैं, लेकिन सीएनजी का प्रयोग सिर्फ वाहनों में होता है। कहाँ होता है, वाहनों के चालन में होता है। आइए बढ़ते हैं अगले क्रम पे। कह रहा है कि ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक होता है। कह रहा कैलोरी है, जूल है, ताप है, न्यूटन है। तो देखिए ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, जूल होता है। कैलोरी होता है ऊष्मा का, किसका होता है, ऊष्मा का। ताप किसका होता है, ताप का मात्रक केल्विन होता है। न्यूटन बल का मात्रक है। आइए बढ़ते हैं अगले क्रम पे। कह रहा कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। कह रहा तापीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा। तो देखिए पानी ऊपर भरा होता है और ये नीचे की तरफ गिरता है, यहाँ पे इसमें होता है क्या, इसमें होता है स्थितिज ऊर्जा। क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा। तो देखिए जल से भरे हुए कोई भी झरने हो उनमें क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा। क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा होती है। और नीचे जब गिरता है तो यही स्थितिज ऊर्जा किसमें कन्वर्ट होती है, विद्युत ऊर्जा में। किसमें, विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, क्लियर हुआ। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। आइए बढ़ते हैं अगले क्रम पे। अरे कि सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक प्रयुक्त होता है। सौर कुकर आप जानते हैं, सौर कुकर, इसमें प्रकाश किरणें जाती हैं
और टकरा करके नीचे की तरफ आती हैं और इसमें अंदर की जो दीवार है ये काले रंग की कर दी जाती है। इसमें आप किसी भोजन को आप रख करके गर्म कर सकते हैं, ठीक है, खाना या भोजन कुछ भी है। तो इसमें जिस दर्पण का प्रयोग करते हैं सर्वाधिक रूप से वो हमारा होता है अवतल दर्पण। कौन सा होता है? अवतल दर्पण। आइए बढ़ते हैं अगले क्रम पे। कह रहा कि नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया किसके द्वारा प्रेरित होती है? कह रहा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए न्यूट्रॉन यहाँ पे बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया को शुरू करने के लिए जो भी हमारे रेडियो की पदार्थ उनका नाभिक बहुत बड़ा होता है। इस नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। एक बार न्यूट्रॉन इस पर डालने पर यह नाभिक टूटता है बहुत तेज़ी के साथ में, उसके बाद में ये नाभिक अपने आप से टूटता ही रहता है और इस प्रकार से नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया शुरू होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्रम पे। सौर कुकर में भोजन पकाने के लिए किस ऊर्जा का उपयोग किया जाता है? सभी जानते हैं सौर ऊर्जा का ही प्रयोग होगा, सौर कुकर है तो। आइए बढ़ते हैं अगले क्रम पे। निम्न में से किस पदार्थ का उपयोग सौर सेल बनाने में किया जाता है? कह रहा कार्बन है, कांच है, सिलिकॉन है, एल्युमिनियम है। तो देखिए कार्बन का प्रयोग नहीं करेंगे, कांच का प्रयोग भी नहीं करेंगे, एल्युमिनियम का प्रयोग नहीं करेंगे, सिलिकॉन ऑप्शन यहाँ बिल्कुल करेक्ट होगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्रम पे। सोलर कुकर में प्रयुक्त बर्तन प्रायः निम्न में से किस रंग के पेंटेड होते हैं? तो मैंने अभी बताया श्वेत होगा नहीं, पीला होगा नहीं, लाल भी नहीं होगा, काला रंग, क्योंकि आप जानते हैं कि काला रंग जो होता है, काला रंग ऊष्मा का अच्छा क्या होता है? अवशोषक होता है। ऊष्मा का अच्छा अवशोषक होता है, तो सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणों को क्या करेगा? ये अपने अंदर सोख लेगा और बर्तन को जल्दी से गर्म कर देगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्रम पे। कह रहा है ग्लोबल वार्मिंग के लिए निम्नलिखित से कौन सी गैस उत्तरदायी है? कह रहा है N2 है, CO2 है, O2 है या फिर NH3 है। तो देखिए CO2 को आप सभी जानते हैं कि CO2 क्या है? एक ग्लोबल वार्मिंग गैस है। ग्लोबल वार्मिंग गैस है जिसकी मात्रा 0.03% मानी गई है, 0.03%। ठीक है, ये इन्वायरमेंट में आपकी होती है। आइए बढ़ते हैं अगले क्रम पे। कह रहा है जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है? कह रहा है कि सूर्य है, चंद्रमा है, नाभिकीय संलयन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सूरज से ही पौधे या फिर जंतु अपने जीवन को यापन करते हैं। मुख्य रूप से पौधे, और पौधों से जंतु अपना जीवन यापन करते हैं। और जब ये मर जाते हैं तो क्या हो जाते हैं? जीवाश्म बन जाते हैं। और जीवाश्म कहाँ से बना, किसकी मदद से बना? सूर्य की मदद से बना। मतलब सूर्य से पौधे बने, पौधों से जंतु बने और लास्ट में जीवाश्म बन गए। और आप देखेंगे कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ये सभी किस पे डिपेंड है? सूरज पे डिपेंड है। तो जीवाश्म ईंधन का वास्तविक स्रोत क्या हो गया? सूर्य हो गया। क्या हो गया? सूर्य यहाँ पे सही होगा। चंद्रमा से कोई मतलब नहीं, नाभिकीय संलयन से भी कोई मतलब नहीं है। आइए बढ़ते हैं अगले क्रम पे। कह रहा है कि सौर जल ऊष्मक का उपयोग गर्म पानी पीने के लिए नहीं किया जा सकता। कब? धूप वाले दिन बिल्कुल कर सकते हैं, बादलों वाले दिन नहीं कर सकते हैं, गर्म दिन तो कर ही सकते हैं, तूफानी दिन भी कर सकते हैं। तो बादलों वाले दिन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्रम पे। कह रहा है कि आदर्श ईंधन से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? कह रहा है कि मीथेन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आदर्श ईंधन अगर है तो उसमें आप जानते हैं किसी भी चीज़ को जलाओ तो CO2 निकलता है या फिर CO निकलता है या फिर N2 निकलता है। लेकिन अगर वो आपका जो है आदर्श ईंधन है तो कोई भी गैस बाहर नहीं निकलेगी। ठीक है, सिर्फ आपका H2O निकल सकता है वाष्प के रूप में। जैसे मानते हैं कि हाइड्रोजन गैस कैसी है? एक आदर्श गैस है। तो देखिए आदर्श ईंधन है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्रम पे। कह रहा है कि नाभिकीय संलयन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किस ईंधन का प्रयोग करते हैं? तो देखिए कह रहा है पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस है क्या, मीथेन है क्या, फिर यहाँ पे कह रहा है कि हाइड्रोजन गैस है। तो देखिए नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया में नाभिकीय संलयन में आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि हमें नाभिकीय रिएक्टर को स्टार्ट करना पड़ता है। इसके लिए हमें क्या चाहिए? इसके लिए हमें चाहिए न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉनों को भी वहाँ से चालू करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए रिएक्टर को हमें ज़रूरत होती है एक ईंधन की, जो कि सबसे अच्छा ईंधन क्या होता है? हाइड्रोजन गैस होती है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन गैस को जब भी हम जलाते हैं तो मिलता है क्या? H2O ही मिलेगा, जिससे कोई प्रदूषण नहीं होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये प्रश्न हो गया। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अच्छा, ये मेरा लास्ट प्रश्न था, तो ठीक है यहीं तक। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बेहतरीन प्रश्नों के साथ अगले चैप्टर पे। ठीक है, तो ठीक है आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स, धन्यवाद।